तो कैसे हैं आप लोग? ठीक है, चलिए लेक्चर्स को आगे बढ़ाते हैं। 11th क्लास में हम पढ़ा रहे थे वेक्टर का 4 या 3 लेक्चर कुछ भी हुआ था, काफ़ी दिन से वीडियो अपलोड नहीं हुआ है। खैर, तो उसी से कंटिन्यू करते हैं। लास्ट लेक्चर में जो भी हम पढ़ाया था वहीं से आगे बढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में हम आपको बता चुके हैं कि ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है और ट्रायंगल लॉ से आप कुछ स्पेशल केसेस होते हैं वहाँ से न्यूमेरिकल्स कैसे बनाएंगे। तो आज न्यूमेरिकल्स को ही कंसिडर करेंगे, न्यूमेरिकल्स को देखेंगे, ट्रायंगल लॉ के न्यूमेरिकल्स कैसे होते हैं। आसान क्वेश्चन से ही आगे बढ़ेंगे। जिन लोगों को नहीं पता है, मेरा नाम है ज़ीशान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है द ट्रैजेक्टरी ऑफ फिज़िक्स। तो आगे बढ़ते हैं, एक छोटा सा न्यूमेरिकल लेंगे पहले। छोटे से न्यूमेरिकल से ही, आसान से न्यूमेरिकल से ही आगे बढ़ेंगे। तो देखिए पहला न्यूमेरिकल। तो बच्चों पहला न्यूमेरिकल आपके सामने है। पहला न्यूमेरिकल क्या कह रहा है? इफ़ p वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज़ n एंड q वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज़ ऑल्सो n। दो वेक्टर्स आपके पास हैं, p वेक्टर्स एंड q वेक्टर्स, दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है? स्मॉल n है। एंड द रिजल्टेंट इज़ ऑल्सो स्मॉल n। ऐसा हो सकता है क्या? दो चीज़ को जोड़ो और जोड़ने के बाद आंसर वो सेम आ जाए, 5 + 5 = 5। ऐसा नहीं होता ना, वेक्टर में ऐसा होता है। वेक्टर में ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि दो वेक्टर्स को जोड़ते समय हम एंगल को भी कंसिडर करते हैं। अगर सिंपल अलजेब्रा होता तो 2 + 2 4 होना चाहिए, लेकिन वेक्टर में 2 + 2 2 भी हो सकता है और 2 + 2 0 भी हो सकता है। खैर, इस क्वेश्चन को देखा जाए तो मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, एक ये है और एक ये है। दोनों का रिजल्टेंट r मान के चलते हैं। तो r वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा? पिछले लेक्चर में बताया है r वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है p के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, q के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 × p का मैग्नीट्यूड × q का मैग्नीट्यूड × cos थीटा। जिन लोगों को ये बात पता है कोई दिक्कत नहीं, जिनको नहीं पता है कृपया जाके इसके पहले वाला लेक्चर एक बार ज़रूर देखें। वो देखिएगा तो ये लेक्चर समझ में आएगा, वो नहीं देखा तो ये समझ में नहीं आएगा। तो खैर, मेरे पास ये दिया हुआ है कि रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो n है और यहाँ पर p का मैग्नीट्यूड n, ये n का स्क्वायर हो गया, ये भी n का स्क्वायर हो गया, 2 × n × cos थीटा। ये हो गया n बराबर √अंडर। तो एक काम करो ना, √अंडर को पहले हटा दो, रूट को हटाओगे इधर आएगा स्क्वायर, तो n का स्क्वायर हो गया। यहाँ बचा n² + n² दैट इज इक्वल टू 2n²। 2 × n², यहाँ भी एक आएगा × cos थीटा। हमको निकालना क्या है? थीटा की वैल्यू निकालनी है। ये हो गया n² = 2n²। यहाँ से कॉमन निकाल ले तो 1 + cos थीटा बचेगा क्या, है ना? देखो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है यहाँ से, यहाँ भी n², यहाँ भी n², ये कैंसिल आउट हो जाएगा। जैसे ये कैंसिल आउट होता है तुम्हारे पास यहाँ बचा 1, यहाँ बचा 2, तो इस 2 को यहाँ लेके चले आओ, बचा 1 + cos थीटा। तुमको वैल्यू किसकी चाहिए? cos थीटा की। तो यहाँ से cos थीटा इज इक्वल टू 1/2 - 1, ये 1 इधर से इधर जाएगा, आंसर आएगा -1/2। cos थीटा की वैल्यू आई -1/2। तो cos थीटा इज इक्वल टू -1/2। -1/2 किसका वैल्यू होता है? cos के केस में -1/2 होता है वैल्यू किसका? 120 का। तो 120 चाहे तो सीधा लिख दो, cos 120 थीटा बराबर 120 हो जाएगा। अगर नहीं आता है तो फिर इस तरीके से देखो, अगर यहाँ से cos थीटा बराबर माइनस साइन, ये लिख सकते हो ना cos 60, cos 60 लिख सकते हो। cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है। माइनस साइन यहाँ पर है तो एक काम कर सकते हो, इस माइनस को जैसे ही अंदर लेके जाओगे तो ये हो जाएगा cos 180 - 60। कैसे हुआ? तो cos 180 - थीटा बराबर होता है -cos थीटा। ये 10th क्लास में पढ़ा है। cos 180 - थीटा बराबर -cos थीटा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में cos थीटा नेगेटिव होता है और यह सेकंड क्वाड्रेंट में पड़ेगा। तो ये हो गया cos थीटा इज इक्वल टू cos 120। सो थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री। देखो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना कि cos को काट मत देना,
कॉस को काटा नहीं जाता है, इस स्टेप के बाद सीधे ऐसे लिख दिया जाता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। खैर ये क्वेश्चन बहुत ही आसान सा था, सिंपल ट्रायंगल लॉ वाले फॉर्मूला पे ही बन जाएगा आराम से। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों पिछले क्वेश्चन में देखा आपने कि दो वेक्टर्स अगर सेम मैग्नीट्यूड के हो और दोनों के बीच का एंगल 120 हो तो रिजल्टेंट कितना आता है, 120 आता है। तो बच्चों देखा आपने पिछले क्वेश्चन में कि अगर दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम हो और दोनों के बीच का एंगल 120 हो तो रिजल्टेंट भी उतना ही आता है जितना वो वेक्टर्स होते हैं। खैर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है देखिए, आपको मैग्नीट्यूड निकालना है, आपको मैग्नीट्यूड दिया हुआ है रिजल्टेंट का विच इज़ ट्वाइस द वेक्टर्स, मतलब दो वेक्टर आपके पास है, दोनों इक्वल है और जो रिजल्टेंट है वो दो गुना है। अब बताइए कि एंगल कितना होगा। सेम पिछले जैसा ही क्वेश्चन है। तो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू रूट अंडर ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। इसमें भी थीटा की वैल्यू आप लोगों को निकालनी है। ठीक है, दिया हुआ है कि रिजल्टेंट जो है वो वेक्टर्स का दो गुना है, तो मान लेते हैं कि ये एक वेक्टर आपका x होगा तो ये भी x होगा, लेकिन ये कितना होगा 2x हो जाएगा। तो 2x हो गया, ये आपका हो जाएगा x, तो ये हो गया x का स्क्वायर, ये हो गया x का स्क्वायर 2 इंटू एक्स इंटू कॉस थीटा। रूट अंडर हटा दीजिए, इधर लाइएगा तो 2x का होल स्क्वायर करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर मिला दीजिए तो 2x स्क्वायर, यहाँ 2x स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। ये हो गया 4x स्क्वायर और यहाँ आएगा तो 2x स्क्वायर कॉमन निकाल लीजिए, 1 प्लस कॉस थीटा। एक्स स्क्वायर कैंसिल, 2 से ये कैंसिल 2 बार में, मतलब 2 इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा। cos थीटा इज इक्वल टू हाउ मच, 2 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 1। cos थीटा की वैल्यू 1 कब होती है, cos थीटा अगर आपका 1 आया है तो cos 1 किसकी वैल्यू, cos 0 की, cos 0 इज इक्वल टू 1, देन थीटा इज इक्वल टू हाउ मच, 0 डिग्री। तो अगर दो वेक्टर्स आपके पास 0 डिग्री में है, 0 डिग्री का मतलब क्या हुआ, एक वेक्टर ऐसे है दूसरा वेक्टर ऐसे है, तब ना दोनों के बीच का एंगल 0 होगा। तो जाहिर सी बात है दो वेक्टर्स ऐसे हैं तो रिजल्टेंट क्या आएगा, दोनों को जोड़ करके, ये मान लीजिए x है, ये मान लीजिए x है, तब ये 2x आ जाएगा। केस क्या होना चाहिए, एंगल कितना होना चाहिए, 0। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ a प्लस बी का मॉड, a प्लस बी का मॉड का मतलब क्या होगा, रिजल्टेंट है ना, ये रिजल्टेंट का मॉड इज इक्वल टू a माइनस बी का मॉड। अब आप लोग कहिएगा कि भैया a माइनस बी तो आप बताए ही नहीं, है ना, तो a माइनस बी क्या होता है। ठीक है, a प्लस बी तो हम बता दिया कि एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स होता है, a माइनस बी क्या होगा, सब्सट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर्स। ठीक है, तो सब्सट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर्स के बारे में ये कहा गया है कि सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर इज नथिंग बट इट इज़ एडिशन ऑफ 1 वेक्टर एंड द नेगेटिव ऑफ अनदर वेक्टर। हिंदी में समझिए तो ऐसे समझिए कि सब्सट्रैक्शन जैसी कोई चीज़ नहीं होती वेक्टर में। ठीक है, आप दो वेक्टर्स को जोड़ते हैं, ठीक है, जोड़ लिया तो a वेक्टर प्लस b वेक्टर कह दिया। जब सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो आप क्या कहते हैं, a वेक्टर और माइनस b वेक्टर को जोड़ा है आपने। देखिए कुछ ऐसे, ये a वेक्टर प्लस ऑफ माइनस b वेक्टर। ठीक है, एक्चुअली में क्या कर रहे हैं, एक्चुअली में तो हम एडिशन ही कर रहे हैं ना, किसका, a वेक्टर का और माइनस b वेक्टर का। अब देखना है तो ऐसे देखिए, ये a वेक्टर, ये b वेक्टर, ठीक है, ये a वेक्टर, ये b वेक्टर, रिजल्टेंट हम कहा था कि ये होता है r वेक्टर, दैट इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस b वेक्टर, हम ये कह चुके हैं। तो आप अब ये जानिए कि माइनस b क्या, अगर ये b इधर हुआ तो माइनस b इधर होगा, है ना, माइनस b किधर होगा, इधर होगा। अब a वेक्टर और माइनस b वेक्टर को जोड़िएगा तो ये आया, ये रिजल्टेंट कहलाया। ये रिजल्टेंट क्या कहलाया, इसको s वेक्टर बोल देते हैं, दैट इज इक्वल टू a वेक्टर माइनस b वेक्टर। a वेक्टर माइनस b वेक्टर।
अब इस a वेक्टर माइनस b वेक्टर को अगर देखा जाए तो इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, ये a वेक्टर था प्लस ऑफ माइनस b वेक्टर, ठीक है। तो फॉर्मूला सेम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, फॉर्मूला सेम लगेगा, उसी एक फॉर्मूले से हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा अलग हो जाएगा। अलग कैसे होगा वो ज़रा ध्यान से देखिए। मेरे पास क्वेश्चन दिया हुआ है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ठीक है। देन फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। इसके बारे में कोई दिक्कत नहीं, इसका तो आराम से लिखा जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, कोई दिक्कत नहीं। जब a माइनस बी आप करते हैं तो देखिए क्या करेंगे, रूट अंडर करेंगे ए स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ बी का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 इंटू ए इंटू माइनस ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। बोलिए कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं, कोई दिक्कत नहीं। क्या हो गया, ये आएगा रूट अंडर, एक काम किया रूट अंडर को हटा ही दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स का मतलब हो गया रूट गायब हो गया। तो ये क्या बचा आपके पास, बचा ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab कॉस थीटा। यहाँ क्या बचा, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, बी स्क्वायर होता है ना, यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस 2ab इंटू कॉस थीटा। कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या? साफ साफ दिख रहा है कि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचा आपके पास, आपके पास बचा 2ab इंटू कॉस थीटा, और यहाँ बचा माइनस 2ab इंटू कॉस थीटा। आपको किसकी वैल्यू चाहिए भैया, आपको वैल्यू चाहिए कॉस थीटा की। तो आप इसको इधर से यहाँ उठा करके इधर लेके चले आइए, तो 2ab कॉस थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा 4ab कॉस थीटा इज इक्वल टू, यहाँ कितना बचा, 0 बचा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 0/4ab दैट इज इक्वल टू 0। कॉस 0 कितना होता है, कॉस 0 होता है कॉस 90, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 90, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो आपका अगर एंगल कितना रहे, 90 डिग्री रहे, इसका मतलब क्या हुआ, ये एक वेक्टर जिसको ए वेक्टर कह दीजिए, ये बी वेक्टर ऐसे है ना, एंगल बीच का 90, देखो ज़रा है ना 90। तो अगर बी वेक्टर इधर है तो माइनस बी वेक्टर इधर होगा। ये आपका आया रिजल्टेंट आर, कौन सा, ए प्लस बी वाला, और ये रिजल्टेंट कौन सा आया, एस आया, कौन सा, ए माइनस बी वाला। तो एक ही केस है, कब, जब a और b के बीच का एंगल 90 रहे तो आपका a प्लस बी और a माइनस बी दोनों बराबर होता है, ठीक है। और किसी एंगल में ये पॉसिबल नहीं होगा। तो यहाँ देखिए ये भी एक आसान सा ही क्वेश्चन है, बहुत हल्का क्वेश्चन है। अ बॉडी साइमल्टेनियसली गिवन 2 वेलोसिटीज 30 मीटर पर सेकंड ड्यू ईस्ट एंड अनदर 40 मीटर पर सेकंड ड्यू नॉर्थ। मतलब क्या है इसका, कि एक बॉडी है उसको 2 वेलोसिटीज़ एक ही बार में दी गई। अब देखिए नॉर्थ साउथ की बात करें तो ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है। तो ईस्ट की तरफ वेलोसिटी कितनी दी गई है, 30 मीटर पर सेकंड। तो इसको v1 मान लेते हैं, v1 इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकंड, और किधर है, ईस्ट की तरफ। और यहाँ देखिए तो इसको v2 मान लेते हैं, ये है 40 मीटर पर सेकंड, और किधर है, तो ये नॉर्थ की तरफ है, ठीक है। अब दोनों वेलोसिटीज़ आपको दे दी गई है, आपको ये बताना है कि रिजल्टेंट कितना होगा इन दोनों का। तो अब देखिए ईस्ट और नॉर्थ के बीच का एंगल जो होता है वो 90 होता है, ये सबको मालूम है, ठीक है। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए आर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू रूट अंडर क्या हो जाएगा, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू v1 इंटू v2 इंटू कॉस कितना 90। कॉस 90 कितना होता है, कॉस 90 होता है 0। तो अगर ये 0 को ये 0 हो गया तो ये पूरा टर्म कैंसिल, आर वेक्टर की वैल्यू आ गई रूट अंडर v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, करेक्ट। अब ये वैल्यू कितनी हुई, आर वेक्टर इज इक्वल टू कितना आएगा, 30 का स्क्वायर कितना होता है 900
40 का स्क्वायर कितना, 16 इंटू 00, चलो ठीक है। आर वेक्टर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16 और 9 मिला तो 25 होता है, 2500, फिर रूट अंडर आर वेक्टर की वैल्यू 2500, 5 50 50 आएगा क्या। तो ये क्या आ रहा था, आर का मैग्नीट्यूड आ रहा था, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 50 मीटर पर सेकेंड। क्या आंसर कंप्लीट हुआ, जी आंसर बिल्कुल कंप्लीट नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि रिजल्टेंट क्या है, ये रिजल्टेंट भी एक वेलोसिटी है, और वेलोसिटी का सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाला, उसका डायरेक्शन कहाँ निकाला हम लोग, नहीं निकाला है अभी तक। तो देखिए रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, अगर ये एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर, तो रिजल्टेंट ऐसे जाता है ना। तो ये रिजल्टेंट गया, आर का डायरेक्शन ये हो गया, तो यही ना एंगल हुआ जिसको अल्फ़ा कह दीजिए। अब यहाँ से देखिएगा तो tan अल्फ़ा इज इक्वल टू दिस वैल्यू डिवाइडेड बाई दिस वैल्यू p बाई b। तो p कितना है भैया, p है 40 और b है कितना 30। तो अगर tan अल्फ़ा की वैल्यू हम निकालें दैट इज इक्वल टू 40/3 30, ये गया अल्फ़ा की वैल्यू tan इनवर्स 4/3। अब आप कहिएगा कि अजीब सा आंसर आया, पहले आंसर 60 डिग्री 120 डिग्री 0 डिग्री ऐसे आ रहा था, अभी tan इनवर्स 4/3। तो देखिए tan इनवर्स 4/3 भी एक एंगल ही है, ठीक है, ये भी एक एंगल ही है। हाँ, ये एंगल कॉमन एंगल नहीं है, कॉमन एंगल होता है ना, 0 होता है, 30 होता है, 60 होता है, जिसकी वैल्यू मालूम, इसकी वैल्यू नहीं मालूम, लेकिन है ये भी एक एंगल ही, ठीक है। ये आप अगर मैथ्स लिया होगा 12th में 11th में मैथ्स लिया होगा तो आपको ये पढ़ना है, 11th में ही पढ़ना है। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री नाम होगा मैथ्स के बुक में। अगर बायो वाले भी स्टूडेंट देख रहे हैं तो एक बार आर.एस. अग्रवाल का इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री देख लीजिए तो समझ में आ जाएगा। स्टार्टिंग का 4-5 पेज देख लोगे, ये समझ में आ जाएगा कि ये है क्या। तो दिस इज़ ऑल्सो एन एंगल, लेकिन इस एंगल का आपको वैल्यू पता नहीं है, तो इसको इतना पे ही छोड़ दीजिए, आंसर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे हम लोग। तो बच्चों ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा टफ होगा और एक अलग टाइप के, अजीब टाइप के कॉन्सेप्ट से बनेगा, तो ध्यान से देखना। अब इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 2 फोर्सेज इक्वल टू P एंड 2P, ठीक है, 2 फोर्सेज मेरे पास है, एक की वैल्यू है P और दूसरे की वैल्यू 2P। एक्ट ऑन अ पार्टिकल इफ द फर्स्ट इज डबल्ड, फर्स्ट इज डबल्ड का मतलब इसको डबल कर दिया जाए, एंड द सेकेंड इज इंक्रीज बाई 20, मतलब इसमें 20 जोड़ दिया जाए। द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इज अनअल्टर्ड, मतलब क्या हुआ इसका कि डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। डायरेक्शन चेंज नहीं होगा का मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखना। तो अगर फर्स्ट केस की हम बात करें तो फर्स्ट केस में क्या दिया हुआ है, फर्स्ट केस में दिया हुआ है कि आपका A जो है वो कितना है P के बराबर, और B जो है वो कितना है 2P के बराबर, ठीक है। सेकेंड केस की बात करते हैं, नया सेकेंड केस में क्या दिया हुआ है, सेकेंड केस में दिया हुआ है A को कर दिया गया 2 गुना और B को कर दिया गया 2P + 20, ठीक है। अब डायरेक्शन का क्या होगा, डायरेक्शन अनअल्टर्ड होगा, डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। तो अगर फर्स्ट केस की बात करें तो डायरेक्शन कितना होगा, tan अल्फ़ा देखते हैं, tan अल्फ़ा बराबर हो जाता है B sin थीटा डिवाइडेड बाई A + B cos थीटा, ठीक है। थीटा को चेंज नहीं किया गया है, रिजल्टेंट कितना आया, इतना आया, रिजल्टेंट एंगल फर्स्ट केस में। और जो सेकेंड केस का रिजल्टेंट एंगल आएगा वो कितना आएगा, tan, उसको बीटा बोल दो, दैट इज इक्वल टू सेकेंड केस में B sin थीटा A + B cos थीटा, फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। ज़रा वैल्यूज़ पुट करते हैं, तो B की वैल्यू फर्स्ट केस में है 2P sin थीटा डिवाइडेड बाई A कितना है, P है, P + 2P cos थीटा। ये फर्स्ट केस में रिजल्टेंट का एंगल आया, ठीक है। सेकेंड केस में रिजल्टेंट का एंगल कितना हो जाएगा, B बराबर कितना है 2P + 20, राइट, ये हो जाएगा 2P + 20 इंटू साइन थीटा, करेक्ट, डिवाइडेड बाई P कितना है इस केस में, A कितना है इस केस में 2P है, तो 2P + 20 cos थीटा, ठीक है। अब देखिए दोनों ही केसेस में कहा गया है कि ये वैल्यू सेम रहेगी, मतलब ये हुआ कि दिस शुड बी इक्वल टू दिस। हमको क्या निकालना है, हमको P की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। इन दोनों को बराबर करना है, ये आसान है, ठीक है, बराबर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं।
लेकिन बराबर करने के बाद देखिए कि डिफ़िकल्टी कहाँ पर आएगी। तो अगर इन दोनों को हम बराबर कर देते हैं, ठीक है, बराबर कर देते हैं, तो देखिए कैसे करेंगे बराबर। फर्स्ट वैल्यू है मेरा 2p साइन थीटा डिवाइडेड बाई p प्लस 2p कॉस थीटा। सेकेंड वैल्यू है मेरा 2p प्लस 20 साइन थीटा डिवाइडेड बाई 2p प्लस 20 कॉस थीटा। एक रूल होता है कंपोनेंडो डिविडेंडो, ठीक है। कंपोनेंडो डिविडेंडो का मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखिएगा, बिना उसको यूज़ करे ये क्वेश्चन नहीं बनने वाला। वो कंपोनेंडो और डिविडेंडो आपको पढ़ना नहीं है एक्चुअली, लेकिन मजबूरी है मेरी, आपको बताना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर a बाई बी रहे और c बाई डी रहे तो ये बराबर हो जाता है a माइनस सी और b माइनस डी के। a बाई बी इक्वल रहे c बाई डी के तो वो बराबर हो जाएगा a माइनस सी डिवाइडेड बाई b माइनस डी के। अब देखिए ये a है, ये b है, ये c है, ये d है, ठीक है। या उसका उल्टा भी पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। c माइनस ए भी कर सकते हैं, d माइनस बी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर इसको हम सॉल्व करना स्टार्ट करें तो देखिए कैसे होगा। इसमें से इसको घटाते हैं, इसको इसमें घटाना कोई फ़ायदा नहीं है, इसमें से इसको घटाते हैं। ये a मान लिया, ये b मान लिया, ये c मान लिया, ये d मान लिया, तो a माइनस सी लिखना है। तो a माइनस सी कितना हो जाएगा, a के जगह पर ये लिखाएगा, ठीक है, ये a हो गया। माइनस सी लिखना है ये वाला, तो माइनस सी कितना हो जाएगा, 2p साइन थीटा। डिवाइड करना है, b ये है, d ये है, तो b यहाँ b कितना हो गया, 2p प्लस 20 इंटू कॉस थीटा माइनस ये टर्म कितना आ गया, p प्लस 2p कॉस थीटा। और देखो करना क्या है, तो a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी इज इक्वल टू a माइनस सी बाई बी माइनस डी, ठीक है। हम ये टर्म लिख दिया, इसको बराबर कर देते हैं इसके, यहाँ कोई दिक्कत नहीं, ये हो जाएगा 2p साइन थीटा डिवाइडेड बाई p प्लस 2p कॉस थीटा। इसको इसके बराबर कर दिया। अब देखो कैंसिल आउट होगा कुछ चीज़। अगर इस ब्रैकेट को तुम तोड़ोगे, इस ब्रैकेट को तोड़ोगे तो हो जाएगा 2p साइन थीटा प्लस 20 साइन थीटा, करेक्ट है ना। एक बार ब्रैकेट टूटेगा तो 2p साइन थीटा होगा, प्लस साइन दोगे 20 साइन थीटा, तो 2p साइन थीटा कैंसिल आउट, क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 20 साइन थीटा। अब यहाँ देखो, ये 2p और ये p घटाओ, कितना आया आंसर, p आया ना। अब यहाँ 2p कॉस थीटा प्लस 20 कॉस थीटा, यहाँ 2p कॉस थीटा, ये भी कैंसिल आउट होगा। क्यों कैंसिल आउट होगा, क्योंकि ये माइनस में ये प्लस में कैंसिल आउट, बचेगा तुम्हारे पास 20 कॉस थीटा। और यहाँ ऑलरेडी क्या बचा हुआ है, यहाँ बचा हुआ है 2p साइन थीटा p प्लस 2p कॉस थीटा। अब देखो ज़रा, यहाँ पर 2p की जगह पर कितना है 20 और यहाँ 2p की जगह पर कितना है 20। तो यहाँ से आपको सॉल्व नहीं करना, आपको ये कहना है कि क्योंकि इसके जगह पे 2p लिखा हुआ है और इसके जगह पे 2p लिखा हुआ है, तो 2p की वैल्यू कितनी होगी, 20 होगी, तो p की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10। था ना अजीब सा क्वेश्चन, लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 11th वालों के लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक अलग टाइप का कॉन्सेप्ट इसमें यूज़ हुआ है और इस टाइप का क्वेश्चन बहुत सारे बुक्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट था 11th वालों के लिए, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, इस लेक्चर को यहीं पे एंड कर रहे हैं और नेक्स्ट लेक्चर अपलोड होगा जल्दी ही, जिसमें और भी क्वेश्चंस करेंगे हम लोग ट्रायंगल लॉ से ही रिलेटेड, जिसमें थोड़े टफ क्वेश्चंस होंगे। तो चैनल पे बने रहिएगा। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।